1962 में जब चीन में ग्रेट लीप फॉरवर्ड नाकाम हो रही थी तो अपनी शिकस्त से तंग माओ ने अपने ही एक करीबी साथी को कैद करवा दिया। इस शख्स का नाम था शी योनयन। यह शख्स तो जेल चला गया, लेकिन 4 साल बाद जब चीन में सकाफती इंकलाब शुरू हुआ तो योनयन का बेटा भी इसकी जद में आया। चीनी हुकूमत ने इस कम उम्र लड़के को पहले कैद किया, फिर इसे दूर दराज एक पहाड़ी गांव में मेहनत मजदूरी के लिए भेज दिया, जहां वो एक ऐसे गार में रहने पर मजबूर था जहां हर वक्त कीड़े मकोड़े रेंगते रहते थे। इस लड़के की जिंदगी बहुत तकलीफदेह थी, लेकिन दिल ही दिल में इसके इरादे कुछ और ही थे। जब सकाफती इंकलाब खत्म हुआ तो यह लड़का वापस आया और हुकूमती पार्टी में जगह बनाने के लिए कोशिशें करने लगा। इसके मुखालिफिन इसे पार्टी में रखने पर तैयार नहीं थे, मगर यह लड़का भी हिम्मत नहीं हारा। आखिर इसे पार्टी कारकुन बना लिया गया। वो लड़का मेहनत करके पार्टी में आगे ही आगे निकलता चला गया और फिर एक दिन वो भी आया जब चीन की हुकूमत इसके कदमों में थी। इस लड़के का नाम था शी जिनपिंग, चीन का मौजूदा सदर। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और देखो सुनो जानो की हिस्ट्री ऑफ चाइना सीरीज में आज हम आपको यही सब दिखाएंगे। 1989 में चीन में नाकाम जमहूरी इंकलाब को 30 बरस गुजर चुके हैं। इन 30 बरसों में चीन दुनिया की दूसरी बड़ी माशी ताकत बन चुका है। इसने 80 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला है। वो तीसरी बड़ी फौजी ताकत भी है। सिर्फ 30 बरस में यह काया पलट कैसे हुई, इसका क्रेडिट 2 लोगों को जाता है। एक तो माओ के पुराने साथी डेंग जियाओपिंग और दूसरा चीन के मौजूदा सदर शी जिनपिंग। 1989 के बाद डेंग जियाओपिंग मजीद 8 बरस जिंदा रहे, लेकिन इस अरसे में वो चीन को तेज रफ्तार तरक्की के एक ऐसे रास्ते पर गामजन कर गए जिस पर चीन आज भी चल रहा है और शी जिनपिंग भी इसी तरक्की को आगे बढ़ा रहे हैं। डेंग ने चीन को तरक्की के रास्ते पर डालने के लिए इसकी अफरादी कुव्वत और कंज्यूमर पावर से बहुत फायदा उठाया। 1990 की दिहाई में भी चीन की आबादी 1 अरब से ज्यादा तो हो चुकी थी, यानी इसके पास मैन पावर की कोई कमी नहीं थी। और जाहिर है 1 अरब लोगों की जरूरियात इतनी ज्यादा होती हैं कि तिजारती सामान की सप्लाई कभी खत्म हो ही नहीं सकती। चुनांचे डेंग ने चीन की ज्यादा आबादी को ही अपनी ताकत बनाया। एक तरफ उन्होंने गैर मुल्की सरमायाकारों को अपने मुल्क में बुलाना शुरू किया, तो दूसरी तरफ मुल्क में धड़ाधड़ फैक्ट्रियां लगवाना शुरू कर दी। बहुत ज्यादा मैन पावर का एक मतलब यह भी था कि लोग कम पैसों पर काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, यानी सस्ती लेबर मिलेगी। और सस्ती लेबर का मतलब यह है कि चीजें भी सस्ते में तैयार होंगी। जब यही चीजें पूरी दुनिया में जाएंगी तो उनकी कीमत भी दूसरों से कम होगी, यानी ये चीजें हाथों हाथ बिकेंगी और चीन को बेपनाह मुनाफा देंगी। डेंग का यह विजन काम कर गया। एक तरफ तो चीनी सरमायाकार बड़े पैमाने पर सस्ती लेबर से फायदा उठाकर फैक्ट्रियां लगाने लगे, तो दूसरी तरफ गैर मुल्की सरमायाकार भी इतनी बड़ी कंज्यूमर मार्केट और सस्ती लेबर देखकर वहां दौड़े चले आए। सिर्फ 1992 में चीन में 11 अरब डॉलर की सरमायाकारी आई, जो हर साल बढ़ने लगी। चीनी हुकूमत ने सरमायाकारों को फायदा देने के लिए सड़कों, रेलवे लाइनों, बिजली घरों, डैमों, एयरपोर्ट्स और बंदरगाहों का जाल बिछा दिया। खास तौर पर चीन के मशरकी साहिल बहरुल काहिल यानी पैसिफिक ओशन के करीब वाले सारे इलाके को बहुत ज्यादा डेवलप किया गया। आज इस इलाके में ऐसी शानदार सड़कें और पुल बने हैं जिनसे नजर नहीं हटती। चीन आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर पर पानी की तरह पैसा बहाता है। इसका अंदाजा इस बात से लगाएं कि बीजिंग में 11.5 अरब डॉलर की लागत से डैक्शिंग एयरपोर्ट तामीर किया गया है, जिसका रकबा 97 फुटबॉल स्टेडियम्स के बराबर है। इसी तरह शंघाई यांगजी रिवर पर 16 मील लंबा पुल और सुरंग भी तामीर की गई है, जिस पर 1 अरब 80 करोड़ डॉलर खर्च हुए। नैनजिंग की मेट्रो ट्रेन सर्विस 1 अरब 70 करोड़ डॉलर से बनाई गई है, जबकि तियानहुएनपिंग बिजली घर 90 करोड़ डॉलर की लागत से तामीर किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर और गैर मुल्की सरमायाकारी के साथ चीन की तरक्की की तीसरी बड़ी वजह है इसकी करेंसी। चीन ने अपनी करेंसी की वैल्यू डॉलर से बहुत कम रखी हुई है। बेपनाह तरक्की के बावजूद वो इसकी वैल्यू नहीं बढ़ाता,
इसका फायदा होता है चीनी एक्सपोर्टर्स को। इसकी मिसाल यूं लीजिए कि इस वक्त एक अमेरिकी डॉलर तकरीबन 7 युआन के बराबर है। अब अगर कोई चीनी एक्सपोर्टर 14 युआन यानी $2 की प्रोडक्ट बनाए और मार्केट में इस चीज की कीमत $5 हो, तो एक्सपोर्टर इसे $3 में भी बेच सकता है, यानी अपनी लागत के मुकाबले में इसे फिर भी $1 यानी 7 युआन का फायदा ही होगा। जबकि इस प्रोडक्ट के कम कीमत होने की वजह से $5 वाली चीजों के मुकाबले में इसकी डिमांड बढ़ जाएगी। यही वजह है कि चीन का तैयार करदा सामान पूरी दुनिया में सबसे सस्ता है और लोग अमेरिकी और जापानी प्रोडक्ट्स छोड़कर चीनी प्रोडक्ट्स खरीदते हैं। अमेरिकी हुकूमत तो आज भी चाइनीज करेंसी की कम वैल्यू पर तनकीद करती है। मौजूदा अमेरिकी सदर ट्रंप ने तो चीनी मसनूआत पर टैरिफ भी बढ़ाया ताकि चीन कम करेंसी वैल्यू का फायदा ना उठा सके। जवाब में चीन ने अपनी करेंसी की वैल्यू और भी कम कर दी। इस पर ट्रंप ने चीन पर शदीद तनकीद भी की। ट्रंप चाहते हैं कि चीन अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ाए, मगर फिलहाल चीन इस अमेरिकी मुतालबे के सामने पूरी तरह से सर झुकाता हुआ नजर नहीं आ रहा। यूं इंफ्रास्ट्रक्चर, गैर मुल्की सरमायाकारी, कम करेंसी वैल्यू और दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट होने की वजह से चीन ने इंतहाई तेज रफ्तारी से तरक्की की। इसका अंदाजा इससे लगाएं कि 1992-93 के दौरान सिर्फ 18 माह में चीन की तरक्की की रफ्तार 14% तक पहुंच गई, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा। बाद में भी चाइनीज इकोनॉमी ने 10% की रफ्तार से तरक्की जारी रखी। दुनिया में किसी मुल्क ने इतनी हैरत अंगेज तरक्की नहीं की जैसी चीन ने की है। इस दौरान चीन को एक और फायदा भी पहुंचा, वो ये कि हांगकांग का इलाका जो बरतानिया ने 99 बरस की लीज पर ले रखा था, इस लीज की मुद्दत 1997 में खत्म हो गई। यूं हांगकांग पके हुए फल की तरह चीन की झोली में आ गिरा। तहम चीन ने बरतानिया से यह वादा किया कि 2047 तक हांगकांग की आजाद हैसियत बरकरार रखी जाएगी। चुनांचे हांगकांग को एक तरह से आजाद मुल्क भी कहा जा सकता है और नहीं भी। अमेरिकी अखबार बिजनेस इनसाइडर ने दुनिया के अमीर तरीन ममालिक की फहरिस्त में हांगकांग को 10वें नंबर पर रखा है। यूं हांगकांग जैसे अमीर इलाके के चीन के साथ मिलने से भी चाइनीज इकोनॉमी को जबरदस्त फायदे पहुंचे, लेकिन हांगकांग की चीन में शमूलियत देखने के लिए डेंग जियाओपिंग अब जिंदा नहीं रहे। 19 फरवरी 1997 को 92 साल के डेंग जियाओपिंग पार्किंसन बीमारी और फेफड़ों की इंफेक्शन का शिकार होकर जिंदगी की बाजी हार गए थे। ताहम उनकी वफात से भी चीन की तरक्की का सफर रुका नहीं, बल्कि नए लीडरों ने भी इस तरक्की को तेज से तेज तर कर दिया। माहिरीन के मुताबिक इकोनॉमी में तरक्की की एवरेज ये है कि हर इकोनॉमी 21 साल बाद 5 गुना यानी 5 टाइम बढ़ जाती है, जबकि चाइनीज इकोनॉमी 1989 में सिर्फ $347 अरब थी। 21 साल बाद 2010 में यह इकोनॉमी 6000 अरब से ज्यादा हो गई थी, यानी इकोनॉमी में 20 टाइम्स या 20 गुना इजाफा हो गया था। जबकि 2017 में चीन 12000 अरब से ज्यादा जीडीपी के साथ दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी बन गया। यानी 1989 के बाद सिर्फ 28 बरस में चाइनीज इकोनॉमी 40 टाइम्स यानी 40 गुना बढ़ गई। अमेजिंग एंड अनबिलीवेबल। लेकिन आपको एक दिलचस्प बात बताएं, तरक्की और खुशहाली ही इनकलाब की मौत भी होती है। आपको यकीन नहीं आ रहा तो सुनिए, दुनिया का हर इनकलाब इसी सोच के साथ लाया जाता है कि सब लोगों को तरक्की और खुशहाली मिलेगी, लेकिन जब तरक्की और खुशहाली आ जाती है तो फिर सियासत का खेल शुरू हो जाता है। यानी इस तरक्की को कंट्रोल कौन करेगा और कौन इससे ज्यादा फायदा उठाएगा। यूं किसी भी कामयाब इनकलाब के कुछ अरसे बाद करप्शन जन्म लेना शुरू कर देती है और एक ताकतवर तबका आम लोगों से दौलत छीन लेता है। यानी जिस तरक्की और खुशहाली के लिए इनकलाब आया था, वही तरक्की और खुशहाली आखिरकार इस इनकलाब के खात्मे का बाइस भी बनती है। और चीन में यही कुछ हुआ। जूं जूं तरक्की होती गई तू चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के ओहदेदार और सरकारी अफसरान सोचने लगे कि बाकी चीन तो तरक्की करे, हम क्यों कम तनख्वाहों पर गुजारा करें। उन्होंने रिश्वत लेना शुरू कर दी। सरमायाकारों, एक्सपोर्टर्स और आम लोगों तक से रिश्वत ली जाने लगी। सरकारी ओहदेदार तो जुए खानों में भी पैसा लगाने लगे। चीन के सरकारी मुलाजमीन और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े छोटे ओहदेदार हत्ता के टॉप लीडरशिप भी बेईमानी पर उतर आई।
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक 1995 में 54 ममालिक में चीन 5वां करप्ट तरीन मुल्क था। 2005 में 158 ममालिक की फहरिस्त में चीन 77 मुल्कों से पीछे था। 2010 में भी चीन की पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आई थी। यह हालात जारी थे कि 2012 में चीन में शी जिनपिंग की हुकूमत आई, जिसने करप्शन पर कारी जर्ब लगाने का फैसला कर लिया। शी जिनपिंग भी चीन के उन लीडरों में से एक हैं जिन्हें वजह तौर पर डेंग ज़ियाओपिंग का मुतबादिल समझा जा सकता है, क्योंकि डेंग और शी जिनपिंग दोनों ने ही माओ के इनकलाब के बाद तकलीफें उठाई थीं और दोनों ने ही यह सबक सीखा था कि इनकलाब के जोश में गलत पॉलिसियां बनाने की बजाय हमेशा हकीकत पसंदी से काम लेना चाहिए। डेंग ज़ियाओपिंग की हकीकत पसंदी ने चीन को तरक्की के रास्ते पर डाला था। शी जिनपिंग की पॉलिसियां चीन को नई बुलंदियों पर ले गईं। शी जिनपिंग दो बड़े विजन लेकर चीन के सदर बने। एक विजन था करप्शन का खात्मा और दूसरा था वन बेल्ट वन रोड मंसूबा। जी हां, वही मशहूर जमाना मंसूबा जिसे जदीद दुनिया का सिल्क रोड या शाहराह रेशम भी कहा जाता है। चीनियों का मानना है कि यह मंसूबा आखिरकार इन्हें दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी और मिलिट्री पावर बना देगा, यानी सुपर पावर। शी जिनपिंग ने पहले तो करप्शन के खात्मे पर तवज्जो दी। उन्होंने कहा कि वो बददियानती के खिलाफ ऐसी फतह हासिल करेंगे कि आइंदा कोई सरकारी ओहदेदार ना तो करप्शन कर सके, ना ही इसे ऐसा करने की जुर्रत होगी और ना ही वो ऐसा करना चाहेगा। शी जिनपिंग ने करप्शन के खिलाफ तेजी से काम शुरू कर दिया। वीआईपी कल्चर और अय्याशी के खात्मे के लिए उन्होंने पहला कदम तो यह उठाया कि कम्युनिस्ट पार्टी के तमाम कारकुनों को गोल्फ क्लब्स की मेंबरशिप लेने से मना कर दिया। कम्युनिस्ट पार्टी के कारकुनों और ओहदेदारों की तादाद 8 करोड़ 80 लाख है और यह पाबंदी इन सब लोगों पर लागू होती है। यही नहीं, पार्टी कारकुनों को जरूरत से ज्यादा खाने पीने और अपने इख्तियारात से तजावुज करने से भी सख्ती से मना कर दिया गया। खिलाफ वर्जी पर सजाएं देने का सिलसिला भी शुरू हुआ। इन सजाओं का सबसे ज्यादा शिकार पार्टी के बड़े ओहदेदार और सरकारी अफसरान बने। इसकी एक बड़ी मिसाल है कम्युनिस्ट पार्टी का एक प्रोविंशियल चीफ पार्टी में इसका बहुत असर व रसूख था, यानी इसकी पहुंच ऊपर तक थी, लेकिन इसे भी करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। आला तरीन फौजी ओहदेदार भी एहतसाब से नहीं बच सके। चीन के एक जनरल के खिलाफ जब रिश्वत की तहकीकात शुरू की गई तो इसने गले में फंदा डालकर खुदकुशी कर ली। चीन में सरकारी अफसरों हत्ता के शहरों के मेयर्स और वजीरों को भी सजाए मौत देने का सिलसिला शुरू किया गया, जिनमें रेलवे के एक साबिक वजीर भी शामिल थे। सिर्फ 2017 के पहले 6 माह में 2,10,000 सरकारी ओहदेदारों को करप्शन के इल्जाम में सजाएं दी गईं। गुज़श्ता साल यानी 2018 में चीनी हुकूमत ने करप्शन में लूटे गए 51 करोड़ 90 लाख डॉलर भी बरामद करवा के कौमी खजाने में जमा कराए। चीन में एहतसाब की तलवार चली तो बहुत से करप्ट लोग बैरून मुल्क भाग गए कि शायद इस तरह वो मुकदमात से बच जाएं, लेकिन चीन ने इन्हें बैरून मुल्क से भी गिरफ्तार करके वापस लाना शुरू कर दिया। सिर्फ 2018 में 1000 करप्ट लोगों को वापस लाकर जेलों में डाल दिया गया। बहुत से गिरफ्तार लोगों से तो एतराफी बयान भी साइन करवाए गए। और तो और चीन में करप्शन पर एक टीवी प्रोग्राम भी शुरू किया गया है। इस प्रोग्राम में करप्ट अफसरों को लाया जाता है जो टीवी पर अपने गुनाहों का एतराफ करते हैं। कुछ लोग तो रो रो कर कौम से मुआफी भी मांगते हैं। लेकिन चीन में करप्शन अब भी खत्म नहीं हुई। क्यों? क्योंकि जब तक दौलत और तरक्की रहती है, करप्शन खत्म नहीं हो सकती। दुनिया के अमीर तरीन और ताकतवर तरीन मुल्क भी इस लानत से महफूज नहीं है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के इंडेक्स में इस वक्त भी चीन 87वें यानी 87th नंबर पर है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल मुख्तलिफ मुल्कों को करप्शन के हवाले से स्कोर देता है। अगर किसी मुल्क को 50 से कम स्कोर मिले तो इसे बहुत ही करप्ट मुल्क समझा जाता है और चीन का स्कोर सिर्फ 39 है। यानी चीन इस रेटिंग के मुताबिक अब भी उन ममालिक में शामिल है जहां करप्शन बहुत ही ज्यादा है। लेकिन सिर्फ करप्शन का खात्मा ही शी जिनपिंग का विजन नहीं था, बल्कि इनके विजन का दूसरा अहम हिस्सा तो वन बेल्ट वन रोड का मंसूबा था।
इस मंसूबे के तहत चीन ने 65 मुल्कों के अंदर सड़कों और रेलवे लाइनों का जाल बिछाना शुरू कर दिया है, जबकि एयरपोर्ट्स और बंदरगाहें भी तामीर की जा रही हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान सी पैक मंसूबा भी इसी वन बेल्ट वन रोड का हिस्सा है। इस मंसूबे के तहत चीन अपने मगरिब में वाक़े ममालिक, खास तौर पर वस्त एशिया, यूरोप और अफ्रीका के साथ तिजारत को नई बुलंदियों पर ले जाना चाहता है। क्या आपको पता है कि यह मंसूबा कितना बड़ा है? यह मंसूबा इतना बड़ा है कि इसमें 900 छोटे बड़े मंसूबे शामिल हैं और इन 900 मंसूबों पर 900 अरब डॉलर ही की इन्वेस्टमेंट हो रही है और ये सब के सब मंसूबे शुरू भी हो चुके हैं। इन मंसूबों में 2 बड़ी रेलवे लाइनें और 2 बड़े तिजारती कॉरिडोर्स शामिल हैं। रेलवे लाइनों में से पहली रेलवे लाइन चीन के इलाके जीवू से शुरू होकर ताजिकिस्तान से गुजरती हुई रूस में दाखिल होती है। वहां से मशरकी यूरोप से गुजरती हुई ये यूरोप के मगरिब में स्पेन तक पहुंचती है। यह मंसूबा 2015 में ही मुकम्मल हो गया था। 2015 में चीन से पहली ट्रेन क्रिसमस के तोहफे और स्टेशनरी लेकर स्पेन गई और वहां से ऑलिव ऑयल लेकर चीन वापस पहुंची। इस ट्रेन को आने जाने में 4 माह लगे और इसने कुल 16,156 मील का फासला तय किया, जबकि दूसरी रेलवे लाइन का मंसूबा चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग से शुरू होकर मंगोलिया से गुजरते हुए रूस में पहली रेलवे लाइन के साथ मिल जाएगा। इन दोनों रेलवे लाइनों के अलावा 2 तिजारती कॉरिडोर्स भी हैं। एक कॉरिडोर तो म्यांमार यानी बर्मा है। चीन म्यांमार में सड़कों और रेलवे लाइनों का जाल बिछा रहा है ताकि वो इस मुल्क की बंदरगाहों के रास्ते अपना तिजारती सामान ट्रांसपोर्ट कर सके। म्यांमार की बंदरगाहों पर आने वाले बहरी जहाज रास्ते में श्रीलंका से गुजरेंगे। श्रीलंका की बंदरगाह हेम्बलटूटा को पहले ही चीन ने 99 बरस की लीज पर ले रखा है, यानी यह सारा रास्ता भी अब चीनी सामान के लिए महफूज हो गया है। म्यांमार के अलावा चीन ने पाकिस्तान के रास्ते भी तिजारती राहदारी शुरू की है, जिसे पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर या सी पैक का नाम दिया गया है। चीन की सरहद से गवादर का फासला सिर्फ 2500 किलोमीटर है। गवादर खलीजी रियासतों और ईरान के भी करीब है। यूं चीन गवादर के रास्ते अपना तिजारती सामान बाआसानी इन इलाकों तक ले जा भी सकता है, जबकि पाकिस्तान और म्यांमार दोनों ही चीन को तेल की सप्लाई के अहम रूट भी साबित हो सकते हैं। यूं देखा जाए तो वन बेल्ट वन रोड वो मंसूबा है जो चीन को यूरोप, अफ्रीका और एशिया के तमाम बड़े ममालिक से जोड़कर इसकी तिजारत को 4 चांद लगाने वाला है। लेकिन चीन की तरक्की का राज सिर्फ वन बेल्ट वन रोड और सनती तरक्की ही नहीं है। जानते हैं चीन की तरक्की का सबसे बड़ा राज क्या है? चीन की तरक्की का सबसे बड़ा राज यह है कि इसने तरक्की करने के लिए अपनी अना यानी ईगो को खत्म कर दिया है। चीन की कई मुल्कों से सख्त दुश्मनी है, लेकिन फिर भी वो दुश्मनी भुलाकर इनसे तिजारत कर रहा है। बात ख्वाह कितनी ही बड़ी हो जाए, वो बात बात पर मरने मारने और दूसरों को सफाए हस्ती से मिटाने की धमकियां नहीं देता। चीन के 3 बड़े दुश्मन हैं, ताइवान, अमेरिका और भारत। लेकिन इन तीनों से चीन का सुलूक देखकर यह लगता ही नहीं कि चीन इन्हें अपना दुश्मन समझता है। ताइवान की मिसाल ही देख लें। चीन ताइवान को अपना बागी सूबा समझता है और इसे वापस हासिल करने के लिए जंग की बातें भी करता है। फिर भी ना सिर्फ ये कि वो ताइवान से तिजारत कर रहा है, बल्कि 2010 में एक डील के तहत चीन और ताइवान ने एक दूसरे के सामान पर टैरिफ भी कम कर दिया। दोनों मुल्कों में अब भी बयानात की हद तक जंग ही छिड़ी रहती है, लेकिन तिजारत बंद नहीं होती। भारत के साथ 2017 में डोकलाम का तनाज़ा भी खड़ा हुआ। ये इलाका भूटान, भारत और चीन की सरहद के करीब है। चीन ने इस इलाके में सड़क तामीर करने की कोशिश की तो भारतीय फौजियों ने इसका रास्ता रोक लिया। 2 माह से ज्यादा अरसे तक दोनों मुल्कों की फौज आमने सामने रही, लेकिन चीन ने समझदारी का मुजाहरा करते हुए जंग की नौबत नहीं आने दी। आखिर में दोनों मुल्कों ने अपनी फौज वापस बुला ली। भारत में तो इस बात पर बहुत मीडिया हाइप क्रिएट की गई, लेकिन चीन ने इसका कोई नोटिस नहीं लिया। जिस साल ये वाक़या हुआ यानी 2017 में, इसी साल चीन और भारत की तिजारत 84 अरब डॉलर से भी बढ़ गई, जो कि इससे पहले कम थी। इसी तरह चीन और अमेरिका के दरमियान भी गहरी दुश्मनी है। अमेरिका चीन को आलमी सियासत में अपना सबसे बड़ा हरीफ समझता है। इसने चीनी समंदरों के करीब अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भी भेज रखे हैं। चीनी एडमिरल ने तो दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स को डुबोने की धमकी भी दी,
लेकिन इस कशीदगी से भी दोनों मुल्कों में तिजारत को कोई फर्क नहीं पड़ा। इस वक्त भी अमेरिका में चीनी प्रोडक्ट्स की भरमार है। हद तो यह है कि 4 जुलाई को यौम आज़ादी पर अमेरिकी अवाम जो परचम लहराते हैं वो भी अमेरिकी नहीं, चाइनीज परचम हैं, क्योंकि वो चाइना में बने हैं। यानी चीन ने तिजारत और तरक्की के लिए दुश्मनियां भुलाकर अपने बदतरीन दुश्मनों को भी दोस्त बना लिया है। और यही इसकी कामयाबी का अहम तरीन राज भी है, क्योंकि जंग, दुश्मनी और बदले की सियासत सिर्फ तबाही लाती है, जिसका नुकसान सिर्फ अवाम को होता है। लेकिन चीनी हुक्मरानों ने बेहतरीन डिप्लोमेसी और तिजारत के जरिए पिछले 30 बरस से अपने अवाम को जंग से बचाया हुआ है। और चीन की सारी हैरत अंगेज तरक्की भी पिछले 30 बरस के अंदर ही हुई है। इस वक्त चीन बुलेट ट्रेनों, गाड़ियों, हवाई जहाज़ों की तैयारी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत कई शोबों में बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। लेकिन चीन में सिर्फ तरक्की ही नहीं हो रही, बल्कि एक और काम भी जारी है। चीनी हुकूमत ने अपने अवाम को तरक्की देकर तियानमेन स्क्वायर जैसे इनकलाब को टाल तो दिया है, लेकिन सिर्फ वक्ती तौर पर। लेकिन चीनी हुकूमत जानती है कि हर नई नस्ल इनकलाब की शौकीन होती है, क्योंकि हर नई नस्ल पुराने निज़ाम को बदलने की कोशिश करती है। खास सब कुछ ठीक चल रहा हो, फिर भी चीन में बज़ाहिर सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन नौजवानों में इनकलाब की ख्वाहिश खत्म नहीं हुई। अब वहां एक नया ट्रेंड जोर पकड़ रहा है। हम हिस्ट्री ऑफ चाइना की पिछली इक़्सात में आपको बता चुके हैं कि कैसे माओ ज़ेतुंग की पॉलिसियां नाकाम हुई। चीनी हुकूमत ने भी इस बात को तस्लीम कर लिया है कि माओ ने सख्त गलतियां की थी। मिसाल के तौर पर 2016 में हुक्मरान कम्युनिस्ट पार्टी के अखबार पीपल्स डेली ने लिखा कि चीन का सकाफती इनकलाब एक गलती थी। लेकिन अब चीन में माओइज्म वापस आ रहा है, और इसकी वजह भी वही है, क्योंकि तरक्की मुकाबलेबाजी को जन्म देती है, और जो लोग तरक्की की दौड़ में पीछे रह जाते हैं वो नए इनकलाब के ख्वाब देखने लगते हैं, जहां इनकी जिंदगियां भी बेहतर हो सकें। इस वक्त चीन का 1% दौलतमंद तबका मुल्क की 1/3 दौलत पर काबिज हो चुका है, और बाकी 2/3 दौलत 99% तबके में तकसीम हो गई है। यानी क्लास का फर्क इतना ज्यादा हो गया है कि चीन में कुछ लोग बहुत ही गरीब हो गए हैं। अब यही लोग माओ वाले पुराने चीन को याद करते हैं, जहां सभी लोग गरीब थे, लेकिन सब में बराबरी तो थी। इन लोगों को यकीन है कि आज का चीन माओ का चीन नहीं है। वो समझते हैं कि माओ आज जिंदा होते तो इस चीन को देखकर खून के आंसू रोते। आपको बताएं कि इनकलाब की सबसे बड़ी हकीकत क्या होती है। वो हकीकत ये है कि इनकलाब हमेशा किसी शख्सियत के नाम पर आता है, और जब आ जाता है तो बहुत से लोग इनकलाबी शख्सियत की विरासत के दावेदार बन जाते हैं, और हर शख्स ये ऐलान करता है कि वही इनकलाबी शख्सियत के नज़रियात का असल वारिस है। और जब तक असल इनकलाबी नज़रियात दोबारा नाफिज नहीं कर दिए जाते, कौम के मसाइल ख़त्म नहीं होंगे। इसी तरह चीन में भी बहुत से लोग क्लास डिफरेंस को ख़त्म करने के लिए माओ के असल नज़रियात वापस लाना चाहते हैं। इन्होंने चीन में एक तहरीक शुरू कर दी है। ये लोग माओ के मुजस्समों और इनकलाब की यादगारों पर जाते हैं और इस बात का अहद करते हैं कि वो माओ का असली दौर वापस लेकर आएंगे। दूसरी तरफ चीन में जमहूरियत लाने की कोशिशें भी जारी हैं, खास तौर पर हांगकांग में, जहां अब भी लोगों को आज़ादी हासिल है। वहां 2014 में जमहूरियत के लिए अम्ब्रेला मूवमेंट भी चली थी, जिसमें हजारों लोग छतरियां उठाकर सड़कों पर निकल आए और शफाफ इलेक्शन का मुतालबा किया। चीनी हुकूमत को इस सियासी बेचैनी का एहसास है, लेकिन हुकूमत लोगों को माशी तरक्की तो देने के लिए तैयार है, लेकिन सियासी आज़ादी नहीं। अब तो चीनी सदर शी जिनपिंग ने सदर की आईनी मुद्दत भी खत्म कर दी है, यानी वो अपनी मर्जी से जब तक चाहें हुकूमत कर सकते हैं। जमहूरी तहरीकों को कंट्रोल करने का हल हुकूमत ने यह निकाला है कि लोगों की निगरानी और सख्त कर दी है। खास तौर पर तलबा पर सख्त नजर रखी जा रही है, क्योंकि आमतौर पर तलबा ही किसी बड़ी सियासी तहरीक का बुनियादी हिस्सा होते हैं। इसलिए बीजिंग की तमाम टॉप यूनिवर्सिटियों में सिक्योरिटी कैमरे नस्ब हैं। एक बार पीकिंग यूनिवर्सिटी में जब कुछ तालिबात ने हरासमेंट के वाकयात के खिलाफ नोटिस बोर्ड्स पर एहतजाजी जुमले लिख दिए, तो एक तालिबा को गिरफ्तार कर लिया गया। जो चाइनीज स्टूडेंट्स बैरून मुल्क रहते हैं और जमहूरियत की हिमायत करते हैं, इन पर साइबर हमले भी कराए जाते हैं। चीन में गूगल, यूट्यूब और जीमेल बिल्कुल बैन हैं। इंटरनेट पर चीन के अपने सर्च इंजन्स हैं, जहां हुकूमत मुखालिफ मवाद सर्च नहीं हो सकता। चीन की सेंसरशिप इतनी सख्त है कि सोशल मीडिया पर आई डिसएग्री यानी मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता का जुमला लिखा ही नहीं जा सकता।
क्योंकि चीनी हुकूमत को खौफ है कि लोग इसकी पॉलिसियों के खिलाफ ये जुमला लिखेंगे। सियासी मुखालिफिन के अलावा चीनी हुकूमत मजहब पर भी सख्ती करती है। कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को भी मजहब से ताल्लुक खत्म करने का हुक्म दिया गया था। चीन में कई गिरजाघरों को गैर कानूनी करार देकर बंद कराया गया। चीनी हुकूमत को इस बात पर भी एतराज था कि कैथोलिक गिरजाघरों में पादरियों का इंतखाब वेटिकन सिटी क्यों करता है। फिर 2018 में चीनी हुकूमत और वेटिकन सिटी में एक मुआहिदा हुआ, जिसके तहत चीनी हुकूमत और वेटिकन मिलकर पादरियों का इंतखाब करते हैं। चीन पर यह इल्जामात भी लगते हैं कि वो अपने मगरबी सूबे सिंकियांग के उइगुर मुसलमानों से भी बदसलूकी कर रहा है। इन मुसलमानों को खास तौर पर इनकी औरतों को खास कैंपों में रखा जाता है। सिंकियांग में ऐसे कई री एजुकेशन सेंटर तामीर किए गए हैं जहां सिक्योरिटी बहुत सख्त है और मीडिया को दाखिल होने की इजाजत नहीं है। ये इल्जाम लगाया जाता है कि इन री एजुकेशन सेंटर्स में लाखों मुसलमानों पर तशद्दुद करके इन्हें मजहब से दूर किया जाता है। इन्हें सूअर का गोश्त खाने और शराब पीने पर भी मजबूर किया जाता है। बहुत से पाकिस्तानी जिन्होंने चीन में शादियां की थीं, वो भी इस कार्रवाई की जद में आ चुके हैं। कई लोगों ने शिकायत की है कि इनकी बीवियों को घरों से उठाकर ऐसे कैंपों में रखा गया। ये लोग यहाँ तक इल्ज़ाम लगाते हैं कि इन औरतों को ज़बरदस्ती बेलिबास होने या मुख्तसर लिबास पहनने पर मजबूर किया गया। चीन इन सब इल्ज़ामात से इनकार करता है। चीन ने ऐसी तस्वीर भी जारी की हैं जिनमें दिखाया गया है कि इन सेंटर्स में लोग पुरअमन माहौल में तालीम हासिल कर रहे हैं। ताहम आम ख्याल यही है कि इन री एजुकेशन सेंटर्स में उइगुर मुसलमानों पर बहुत जुल्म ढाए जा रहे हैं। इन मजालिम की वजह से चीन की आलमी सतह पर साख बहुत खराब हो रही है। इसकी वजह शायद ये हो सकती है कि कम्युनिज्म में मजहब को बुरा समझा जाता है और कम्युनिस्ट पार्टी ने इकोनॉमी से तो कम्युनिज्म खत्म कर दिया है, लेकिन मजहब के मामले में इसका सख्त रवैया बरकरार है। चूंकि चीन सिंकियांग को तरक्की दे रहा है, वो सिंकियांग में इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए भी 500 अरब डॉलर से ज्यादा रकम खर्च कर रहा है। शायद चीन का ख्याल है कि सिंकियांग के मुसलमान अगर मजहब से जुड़े रहेंगे तो इलाके में बगावत हो जाएगी। ऐसी बगावत से चीन का सिंकियांग को तरक्की देने का ख्वाब मिट्टी में मिल सकता है। वजह कुछ भी हो, चीन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां बहरहाल एक तकलीफ दे मौजू हैं। सिंकियांग के साथ साथ तिब्बत में भी आज़ादी की तहरीक दबाने की कोशिशें जारी हैं। इस वजह से भी चीन तनकीद का निशाना बनता है। इन सब मसाइल के बावजूद चीन बिलाशुबा दुनिया में तेज तरीन तरक्की करने वाला मुल्क है। आलमी माहिरीन का अंदाजा है कि चीन 2030 तक अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बन जाएगा, जबकि भारत दूसरे नंबर पर आ जाएगा। क्या वाकई ऐसा होगा? यह देखने के लिए तो 2030 तक इंतजार ही किया जा सकता है। फिलहाल इतना ही कहा जा सकता है कि चीन इस वक्त भी एक बड़ी ताकत तो जरूर है, लेकिन सुपर पावर नहीं है। सुपर पावर बनने के मामले में हुनूज दिल्ली दूरस्त, लेकिन चीन को सुपर पावर बनने से रोकने के लिए अमेरिका भी बहुत से इक़दामात उठा रहा है। ये इक़दामात क्या है? साउथ चाइना सी में कौन सी लड़ाई चल रही है? गवादर की तरक्की चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए ही क्यों जरूरी है? ये सब आपको दिखाएंगे, लेकिन हिस्ट्री ऑफ चाइना की अगली और आखिरी किस्त में। दुनिया में कौन सा मुल्क कितना ताकतवर है, यह जानने के लिए यहां क्लिक कीजिए, और पाकिस्तान के क़याम से अब तक की कहानी जानने के लिए यहां क्लिक कीजिए। अगर आप तारीखी शख्सियात की बायोग्राफीज में दिलचस्पी रखते हैं तो यहां क्लिक कीजिए।